हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और एनएमएस के इस मैथ के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज इस मैथ के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृत्त की, है ना, सर्किल की बात कर लेते हैं। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली साल ही इसमें से 2 सवाल आए थे और बढ़िया चैप्टर है। चलिए देखते हैं वृत्त। अच्छा, सर्किल होता क्या है? देखिए, वृत्त जो है ठीक है, इसको जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं केंद्र। ठीक है, वृत्त होता क्या है? वृत्त ऐसा बिंदु पथ होता है जिससे सभी बिंदुओं की दूरी समान हो। अगर इस वाले पॉइंट ये हैं क्या, ये बिंदुओं का समूह है जो एक दूसरे के बहुत पास हैं, एक दूसरे के बहुत पास है। ठीक है, अब देखो इधर अगर इस वाले बिंदु से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, ये सारी दूरियाँ हम बराबर आएंगी। और ये जो दूरी निकाल रहे हैं इनको बोलते हैं त्रिज्या। समझ में आ गई? त्रिज्या क्या हुई? वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी। ठीक है, क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या। समझ में आ गई बात? यस सर। वृत्त की सारी त्रिज्याएं समान होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं मैंने बता दी, क्योंकि वृत्त एक ऐसा बिंदु पथ है जहाँ से सभी बिंदुओं की केंद्र से दूरी समान होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर वृत्त में व्यास कितने होंगे सवाल ये आता है। त्रिज्याएं तो तुम्हें दिखाई देंगी बहुत सारी हैं। व्यास क्या होता है? व्यास वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है ना, या ऐसी रेखा है ना जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, व्यास कहलाती हैं। अब कितने होंगे? ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, जितने त्रिज्या हैं उतने व्यास। अरे इसको मिला दोगे ये भी व्यास है, इसको मिला दोगे ये भी व्यास है, सारे ही वृत्त के केंद्र से होकर जा रहे हैं। ठीक है, तो व्यास भी बहुत सारे हो गए, त्रिज्याएं बहुत सारी हो गई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन आता है, लंबवत व्यास कितने होंगे? लंबवत व्यास किसी भी वृत्त के अंदर 2 ही खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ये एनएमएस में आया हुआ सवाल है, मैं तुमको बता रहा हूँ। लंबवत व्यास कितने खींचे जा सकते हैं वृत्त के अंदर? 2। और वैसे व्यास कितने होते हैं? बहुत सारे। त्रिज्याएं बहुत सारी, त्रिज्याएं सारी बराबर होती हैं। ठीक है, अब बात आती है व्यास और त्रिज्या में संबंध। व्यास जो हमेशा त्रिज्या का दूना होता है, व्यास त्रिज्या का वृत्त की परिधि कोई बताएगा? 2πr होती है। r क्या है यहाँ पर? त्रिज्या। अच्छा, परिधि होती क्या है? परिधि इसको बोलते हैं जो बाउंड्री है। ठीक है, ये परिधि कहलाती है। समझ में आ गया? ये वृत्त की परिधि है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, πr² होता है। ठीक है, अब देखो इधर ये सारी बातें तुम्हारी पड़ी हुई हैं। अब कुछ नई बात कर लेते हैं। अभी मैंने एक शब्द यूज़ किया था, जीवा। होती क्या है? वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं जीवा कहलाती हैं। ठीक है, वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ध्यान रखिए बात। जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को जीवा कहते हैं। ये ऐसे नहीं, ऐसे भी खींची जा सकती हैं। ठीक है, ये आवश्यक नहीं कि ऐसे ही खींची हैं। परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाएं, जीवा कहलाती है ना। अंग्रेजी में इनको कॉर्ड बोलते हैं, हिंदी में जीवा। अब अगली लाइन है छेदक लाइन। ये क्या थी? जीवा। ध्यान रखिए बात। छेदक क्या होती हैं? ये इस तरीके से, ये काटें। ठीक है, वृत्त को 2 जगह काटें।
ऐसी लाइनें छेदक कहलाती हैं। ठीक है, आगे तीसरी है स्पर्श रेखा। जिसके पास तो नीचे वृत्त को किसी भी बिंदु पर टच करने वाली रेखा को उसकी स्पर्श रेखा कहते हैं। इस तरीके से। ठीक है, ये जिस बिंदु पर टच करेगी वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। इस पर टच कर रही है पी परमाणु। ठीक है, तो ए भी क्या है, इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा। पी बिंदु पर टच कर रही है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, जिस बिंदु पर टच करे कोई लाइन उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अंग्रेजी में अगर बात करें। तो यहाँ तक की बात आ गई समझ में। स्पर्श रेखा समझ में आई, छेदक समझ में आई, जीवा समझ में आ गई। अब देखिए इधर, अगर हमने ना ये वृत्त है कोई, इसको दो हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, अब ये हमको देखना है अगर पार्टीशन जीवा के द्वारा किया गया है, कॉर्ड के द्वारा, ये कॉर्ड ही तो है ना, पार्टीशन है दो बराबर हिस्सों में बांटना, उसको जीवा के द्वारा किया गया, तो इनको बोलते हैं ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये दीर्घ जो है, ये लघु वृत्तखंड है, ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है, ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है और ये लघु वृत्तखंड है। समझ में आ गई बात? जब भी दीर्घ वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे ये सारे न्यून कोण होंगे। ठीक है, कहीं भी कोण बने एक तो सभी बराबर होंगे, दूसरा न्यून कोण होंगे। लिखना चाहूँ लिख लो, दीर्घ वृत्तखंड में बने सभी कोण, दीर्घ वृत्तखंड में बने सभी कोण समान व न्यून कोण होते हैं, समान व न्यून कोण होते हैं। ऐसे ही है लघु वृत्तखंड, इसमें बेटा कहीं भी कोण बनेगा ये अधिक कोण बनेगा। कैसे बनेगा? अधिक कोण। कोण ये भी बराबर होंगे, है ना। अगर जनरली भाषा में बोलें तो एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण समान होते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण समान होते हैं। अगर वो दीर्घ में बन रहे हैं तब भी बराबर होंगे और लघु में बन रहे हैं तब भी बराबर होंगे। अंतर क्या रहेगा? ऊपर न्यून कोण बनेंगे, नीचे अधिक कोण बनेंगे। ठीक है, यस सर। आप देखिए इधर, अगर कोई पार्टीशन इस तरीके से किया गया है वृत्त का, इसको बोलते हैं सेक्टर, त्रिज्यखंड। ठीक है, जब त्रिज्याओं के द्वारा, ये त्रिज्याएं ना वृत्त के केंद्र से परिधि को मिला रही हैं, त्रिज्याएं, है ना। ऊपर क्या था? जीवा ने किया था, इसलिए ऊपर वाले को क्या बोला? दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। ये क्या है? ये त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है। ठीक है, अगर ये थीटा कोण बनाती है, दो त्रिज्याएं है ना, तो जो एरिया ये कवर करेंगे उनको बोलेंगे, कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा जो इसने काटा है। किस में से काटा है? वृत्त में से। समझ में आगे नहीं आ गई बात? अच्छा, एक बात और समझ लो इसके अलावा, दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है, यानी दोनों तरफ अर्धवृत्त हैं। अर्धवृत्त में जितने भी कोण बनेंगे समकोण बनेंगे, चाहे वो ऊपर बने या नीचे। ये सारे कोण 90 अंश के होंगे। ध्यान आएगी बात? दीर्घ वृत्तखंड में न्यून कोण, लघु में अधिक कोण, है ना, और अर्धवृत्त में समकोण, अर्धवृत्त में समकोण। आगे ये क्या? जब त्रिज्याओं के द्वारा पार्टीशन हो किसी वृत्त का, ऐसे वृत्त वो पार्टीशन को क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। ये सेगमेंट कहलाता है अंग्रेजी में, ये सेक्टर कहलाता है। अब बहुत बढ़िया बात है जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा काम की,
अभी मैंने बताया था ना ये देखिए इस तरीके से कोई एंगल दे रखा है, ठीक है, ठीक। अभी मैंने यही चित्र बनाया सेक्टर का। अगर इस तरीके कोई कौन, इसको बोलते हैं लघु चाप एक तरीके से, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा क्या है, दीर्घ चाप। अगर देखो इधर लघु चाप पे कोई कोण बनना है ना, उसी के द्वारा लघु चाप के द्वारा शेष जो भी चाप बचा हुआ है उसमें कहीं भी कोण बनता है, कहीं भी कोण बनता है इसका आधा बनेगा। अगर ये 100 का है 50 का, ये 120 का है तो ये 60 है ना। कहते हैं ना कि वृत्त की परिधि पर बना कोण जो है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण के दूना होता है। समझ में आई नहीं आई? तो इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। जिस चाप पर कोण बनना है वह बचे हुए उसी चाप पर कोण बनाएगा, ठीक है। शेष इसी चाप पर, इस चाप पर अगर कहीं भी कोण बनना है तो कितना आएगा, ये इसका आधा आएगा। ध्यान देने की बात, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अगर ये भी है तो ये भी थीटा ही रहेगा, क्योंकि एक वृत्तखंड में बना कौन है तो ये इसका भी ये 2 है। अगर यहाँ कोई बनता है तो ये भी 2 थीटा आएगा। समझ में आ गई बात? अगर इधर कोई कोण बनाया जाता है तो ये भी कितना आएगा, थीटा आएगा। ध्यान देने की बात। अब चलो कुछ सवाल कर लेते हैं। हाँ भाई देखो इधर पहला सवाल देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर सवाल में ये इस तरीके की आकृति होगी और तुमसे पूछा जाएगा आकृति में x का मान बताइए। दी गई आकृति में x का मान बताइए, है ना। अब देखो इधर वृत्तखंड है एक ही, अभी मैंने बताया था एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। अगर ये 70 है ये भी 70, x का मान 70, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आप देखो इधर दूसरा सवाल, ये बहुत समझने वाली चीज़ है, इसको समझ लो बेटा। ये 140 दे रखा है, अगर ऊपर का पूछा जाता है तो सीधे सीधे आधे कर देते हैं अपन, है ना। मैंने कहा था ना अभी, अगर चाप द्वारा कोण बनाया जाए तो वो शेष उसी चाप पर, शेष चाप पर बने हुए कोण के आधा होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये उसी चाप पे चला गया नीचे, इसी के द्वारा बनाया गया और नीचे इसी के चाप पे चला गया। अब इसका मान निकालने के लिए हमको ये वाला मान निकालना पड़ेगा, ये वाला मान निकालना पड़ेगा। अब पूरा कोण कितने अंश का होता है, 360 का, और 140 ये ऊपर वाला दे रखा है हमको, तो 360 में से 140 आप बटा दो, कितना आया 220। कितना आया 220। ये अंदर वाला 220 आ गया। अब ये कितना होगा, आप कौन बताएगा? सर 220 के दूसरे 360 में 220। अभी भी 360 में। अगर ये 220 आया केंद्र का कोण तो परिधि का कोण 110, आधा हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई? परिधि पर बना कोण जो है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, ध्यान रखने की बात। यस सर। अगर ये 220 है 110, ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर ये ऊपर की तरफ होता तो 140 का आधा होता, तो 140। अब ये नीचे की तरफ है, उसी चाप, जिस चाप से ऊपर वाला बनाया गया उसी चाप से नीचे वाला बनाया गया। अगर एक ही चाप के हैं तो हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखने की बात। उसी चाप से दूसरे दीर्घ चाप पर बने हुए कोण का मान निकालते हैं, ठीक है। आगे देखिए इधर ये 100 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा भाई, 100 ये दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 50 होगा, 100 ही होगा, 100 ही होगा। अच्छा, ये परिधि पर बना कोण है 100, केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा दूना हो जाएगा। अब अगर ये 200 है तो अंदर वाला कितना, अंदर वाला कितना 160, अंदर वाला कितना 160। समझ में आई बात। अब देखो इधर ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है ना। जब दो त्रिज्याएं किसी भी त्रिभुज में शामिल हैं, यानी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, है ना, त्रिज्याएं बराबर होती हैं। जब भुजाएं बराबर हों तो उनके आमने सामने के जो कोण है वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, अगर ये x है तो ये भी x होगा,
ये भी x होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। एक हम निकाल चुके हैं 160। हमें ये पता है ये भी x है, ये भी x है, तो कितना हो जाएगा? 160 प्लस x बराबर 180। तो 160 प्लस 2x बराबर 180 और 2x बराबर 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 20। और x का मान कितना आ गया? 10 अंश। कितना आया? 10 अंश। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है ना। अब देखो समझ लो, ये भी त्रिज्या है वृत्त की, वृत्त के केंद्र से परिधि तक आ रही है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। यहाँ तक की बात समझ आ गई। जब भुजाएं समान हो किसी त्रिभुज के अंदर तो उनके सामने के कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब देखो इधर ये समान है, तो अगर ये 30 है और ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो जब ये तीनों बराबर हैं, ये 30 का है तो ये भी 30 का, ये 20 का है तो ये भी 20 का। अब परिधि पर बना कोण कितना आया? टोटल 50 अंश। केंद्र पर बना कोण निकालोगे कितना आएगा? 100। बहुत बढ़िया, खत्म कहानी। ये देखने में बेकार लगते, बड़े कठिन से लगते हैं, बहुत आसान से सवाल हैं। हाँ भाई देखो इधर, अभी मैंने स्पर्शरेखा बताई थी ना, ये स्पर्शरेखा है। ठीक है, अब देखो इधर, स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। जहाँ त्रिज्या और स्पर्शरेखा एक दूसरे को मिले हैं वहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश। तो 90 अंश तो यही हो गया और 90 अंश ये हो गया। अब ये जो आकृति हमसे पूछा गया था इसका मान, x का मान बताओ। ठीक है, अब देखो इधर ये वाली आकृति, ये चतुर्भुज है ना ये। ठीक है, चतुर्भुज के 3 कोण आपको पता चल गए, 120, 90, 90। इसका निकाल लो कि 90, 90 180 और 120 300 हो गया। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। और 360 में से 300 घटा दिए, कितना हो गया? 60। तो बड़े आराम से निकाल लोगे इनको। इसका मान कितना आया? 60। अब आगे देखिए छठा सवाल, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने वृत्त पर हों, ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चारों कोने ये वृत्त की परिधि पर हैं। ठीक है, अगर इस तरीके कोई चतुर्भुज बनना है तो ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसके आमने सामने के कोणों का योग अंश 180 अंश होता है। कितना होता है? 180। अगर बाई का मान पूछा तो 100 आ जाएगा। 80 ये दे रखा है, 180 में से घटा दिया 100। 85 घटा दो 100 में से 95, तो x का मान आ गया। अगर सवाल के अंदर x का मान पूछा है तो 95 आ जाएगा, बाई का मान पूछा है तो 100 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अच्छा ध्यान रहेगी ना बात। पूरक कोण कौन से होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, समपूरक कहलाता। ठीक है ना? चलिए अब एक सवाल लिखो और ये करके लाना कर। इसमें तुमको x का मान बताना है। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा। एक आकृति और देख लो।
इसका मान तुमको है ना खर्च करके लाना है और x का मान बताना, ठीक। आगे ये सवाल देख लो कर रहे हैं ना, कौन सी आकृति है ये तुम्हारी, क्या में नंबर की है, 7 में नंबर, 8वां कौन सा सवाल है, 8वां। ये 8वां है, ये नीचे वाला वो 7 है। हाँ देखिए इधर, अगर इस तरह की कोई भी सवाल आता है तुम्हारे पेपर के अंदर, तो एक चीज़ बस तुम्हें ध्यान रखनी है, अंदर जितने भी कोण बन रहे हैं सबको जोड़ देना है, बाहर वाले का मान निकल आएगा। अंदर जितने भी कोण बन रहे हैं सभी को आपको जोड़ देना है, तो बाहर वाले का मान निकल आएगा। अब 55, 45 और 30 इनको आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 130 अंश। कितना आ जाएगा, 130 अंश। 130। किसका मान आया है, इस वाले x का मान आया। समझ में आ गई बात। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है उचित। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और जो बच्चे अब तक चैनल से न जुड़े हैं वो चैनल से जुड़े हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। नई वीडियो